क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने पीवाईक्यू पढ़ा, आपने सिलेबस पढ़ा, आपने वहाँ को एनालिसिस करा, तो उसके बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जब स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहे हैं, करंट अफेयर रेफर कर रहे हैं, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। एंड when you are referring this particular content, you will have the idea in your mind कि अच्छा इस वे में मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। So this thing can be done. So firstly we have to know the sources of the question. That is more about knowing the mindset of paper setter. जब आप मेंस में बैठ रहे हैं और आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको ये समझ में आ गया कि why this question is framed, तो इस क्वेश्चन की जो सबसे असेंस होता है, क्वेश्चन का सोल होता है, वो आप पकड़ लेंगे। और सोल और सेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये पता चल गया क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्या इसका रीजन है, दैट इज बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट, एसेंस है। अगर आपने क्वेश्चन का एसेंस और कॉन्टेक्स्ट ही पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन काफी अच्छा लिख देंगे, बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज वे में लिख देंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट that what are the sources of the question, then firstly you have to know about the syllabus. The reason is that because there's a lot of things to do in this world, but we cannot read all the things. For example, this is the world syllabus. ये वर्ल्ड का सिलेबस है। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, एमबीबीएस हो गया, एमडी हो गया, डॉक्टर्स हो गया, कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। क्या हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं यूपीएससी सिलेबस में? नहीं पढ़ रहे हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन अवर बाउंड्रीज। एंड बाउंड्री डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लिया। ये यूपीएससी का सिलेबस है, वर्ल्ड का सिलेबस है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना वाला पार्ट पढ़ना है, यूपीएससी का सिलेबस है। एंड विद इन द यूपीएससी सिलेबस यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सर्टेन हाई यील्डिंग टॉपिक्स। कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होती है। यहां से क्वेश्चन आने की क्या है, प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम हाई यील्डिंग टॉपिक्स पढ़ेंगे अपने, ना कि सारा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे। और हाई यील्डिंग टॉपिक्स हमें किससे पता चलेगा? पीवाईक्यू से। अगर किसी टॉपिक्स पे जब पीवाईक्यूज हैं वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, हर साल मान लो एक क्वेश्चन उससे आ ही रहा है, एक या दो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हो जाएगा। और वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स बेसिस तो कैसे पता चलता है? उसके सिग्निफिकेंस के बेसिस पे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज क्वेश्चन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, क्वेश्चन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज देयर, लैंड रिफॉर्म इज देयर, poverty or hunger is there, financial inclusion is there, and we expect that every year one question will be asked by the UPSC because these are very significant topics from the India's perspective, right? Because इंडिया का जिस हिसाब से पॉलिटी है, इंडिया के जिस हिसाब से गवर्नेंस है, इंडिया के जिस हिसाब से इकोनॉमिक्स है, इंडिया की सोसाइटी है, अगर हम उस चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से, then we know that कि these are very significant topics. For example, women, right? Women is there. So women is very sensitive topics with regard to the vulnerable section of the society. So we have to have a good command over these topics. So these are the high yielding topics. But in case you are the beginners, अगर आपको नहीं पता है, in that scenario आप क्या कीजिए, पीवाईक्यू का एनालिसिस करिए। और पीवाईक्यू एनालिसिस इस वे में करिए कि आप देखिए वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स कि उसमें किस तरीके के टॉपिक्स पे किस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? तो आप समझ में आ जाएगा ये टॉपिक सिग्निफिकेंस है। और जब आप उस पर स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इंडिया की पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इससे बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस। द थर्ड थिंग इज दैट इज द करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है कि ये जो चीजें हैं दोनों, इनको ये क्या करता है, इनको आइज प्रोवाइड करता है। आइज इन द सेंस कि आपके पास कोई चीज है, सिलेबस है, आपके पास पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू से हाई यील्डिंग टॉपिक्स पता चल गया, बट इस चीज की रिलेवेंसी कब होगी? कोई करंट कॉन्टेक्स्ट में होगा। फॉर एग्जाम्पल साइकिल है, राइट? करंट फॉर एग्जाम्पल साइकिल है, अब साइकिल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये साइकिल आउटडेटेड हो गई। पर ऑटोमोबाइल के एस्पेक्ट में बात करें तो साइकिल को ऑटोमोबाइल में काउंट कर सकते हैं क्योंकि इट इज ऑल्सो यूज एज ए ट्रांसपोर्टेशन। बट अभी हम किस बात में ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं? ईवी के बेसिस पे, हाई स्पीड ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, राइट? सो अब हमारा जो सिलेबस है, हाइल्डिंग टॉपिक्स है, वो करंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे इवॉल्व हो रहा है? करंट हमें बताता है कि ये जो सिलेबस है, टॉपिक है, हमें करंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होना चाहिए और इसके बेसिस पे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेपरेशन ऑफ पावर का जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा,
वो उसके सिग्निफिकेंस पे आ रहा था, नेचर पे आ रहा था और रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द यूएसए आ रहा था। बट नाउ दे आर आस्किंग क्वेश्चन विद रिगार्ड टू व्हाट, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स बाय पार्लियामेंट, बाय लेजिस्लेचर, ऐसे आ रहा है। या फिर वो रिलेशन में आ रहा है कि जुडिशियल ओवररीच के एस्पेक्ट में आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, नेचर ऑफ इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे जुडिशरी का रोल है फंडामेंटल राइट में किस एस्पेक्ट में आ रहा है, एनवायरमेंट के एस्पेक्ट में आ रहा है। क्योंकि फंडामेंटल राइट एक हमारा सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हो गए हमारे, but within the provision of the fundamental right part 3 of the Indian constitutions, now they are asking with regard to what, article 21। और विद इन आर्टिकल 21 में क्या कर रहे हैं, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू हैव ए क्लीन एनवायरमेंट इज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 बट अंडर द प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन इस वे में क्या हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहे हैं। और साथ में फिर किसकी बात कर रहे हैं, वो जुडिशियली का रोल बात कर रहे हैं, बिकॉज लॉ मेकिंग पावर लाइज इन द हैंड ऑफ व्हाट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का है। बट नाउ रोल ऑफ द जुडिशरी कम इनटू द पिक्चर। तो क्या क्वेश्चन बन रहा है कि जुडिशियल का आ रहा है कि जुडिशरी है वो किस तरीके से फंडामेंटल राइट को इंश्योर करती है, खासकर एनवायरमेंट के एस्पेक्ट में। दिस वाज द क्वेश्चन प्रीवियसली आस्क्ड। नाउ सेम इज विद रिगार्ड टू द प्रेशर ग्रुप्स। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर कैसे इवॉल्व हो रहा है। तो फर्स्टली गो थ्रू द सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिलेबस, राइट। अगर हम बात करें तो ये सिलेबस है हमारा कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आईआर को हम क्या करते हैं, साइड साइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। सोशल जस्टिस इज मोर इंपोर्टेंट देन आईआर, राइट। देन इससे 3 to 4 क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे। देन पॉलिटी में हम देखेंगे, पॉलिटी से ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए गवर्नेंस हो जाएगा, तो हम गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस कर लेंगे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का देखिए हम हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन सिलेबस। द टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So they are talking about the Indian Constitution with regard to what, historical underpinning, in the sense कि historical aspect में क्या क्या हमारी underpinnings थी। Then how it is evolving। अब evolving का aspect देखेंगे तो यहाँ पे हम history से भी connect कर सकते हैं, modern Indian history से, right। रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 का अगर हम बात करें, एपेक्स इंडिया एक्ट 70-84 की बात करें, देन 1833 में कैसे इवॉल्व हो रहा है, देन 1864 में कैसे इवॉल्व हो रहा है, देन 1909 1919 में कैसे आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बाइक कैमरेज आ गई। देन अल्टीमेटली 1935, अगर ये वाला क्वेश्चन है 1935 गवर्नमेंट टू इंडिया 1935 पॉलिटी में पूछ रहे हैं, बिकॉज ये बिकम द पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड एवोल्यूशंस, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी से स्टोरी को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में हमने देखा फीचर्स, देन वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन अमेंडमेंट, बिकॉज आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स द पावर फॉर अमेंडिंग पावर टू द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, वो फीचर की बात कर रहा है बट हमें सिग्निफिकेंट प्रोविजंस भी जानना है इंडिया के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स है। एंड दैट सिग्निफिकेंट प्रोविजन दैट इज बीइंग इवॉल्व्ड, दैट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर्स दैट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द केशवानंद भारती केस। अब साथ में हमें क्या करना है, सारी चीजों को इंटरलिंक करना है हमें। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग को हमें इंटरलिंक करना है किससे, एवोल्यूशन से। देन एवोल्यूशन को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से, अंडरपिनिंग को कनेक्ट करना है फीचर से। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग साथ में अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट को हम किससे करेंगे, फीचर से, कि कुछ फीचर्स अमेंडमेंट के थ्रू एडेड हुए। देन सिग्निफिकेंट प्रोविजन, अमेंडमेंट से देखना है कि अमेंडमेंट से कुछ सिग्निफिकेंट प्रोविजन हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल ड्यूटीज होगी आपकी। देन बेसिक स्ट्रक्चर, अगर हम अमेंडमेंट को देखें, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर्स, तो अमेंडमेंट क्या है, इट इज अ पावर ऑफ पार्लियामेंट अगर देखेंगे तो, राइट। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ लिमिटेशन, इट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल और लिमिटिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे कि किस वे में है। तो अमेंडमेंट तो डीपीएसपी के बेसिस पे कर रहे हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर किस बेसिस के बेसिस पे कि पार्लियामेंट के पावर है बट दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट पावर लाइक द यूके, राइट। यूके की तरह नहीं है कि इंडियन पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। दिस पावर इज लिमिटेड बिकॉज वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज अल्टीमेटली सुप्रीम इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, राइट। सो इस वे में हमें इस तरीके से इस चीजों को, टॉपिक है हमारे सिलेबस को रेफर करना है, और देन इसके बेसिस पे हमें पीवाईक्यू को एक्सप्लोरेशन करना है। तो इस बेसिस पे क्या है, हमें एग्जाम का जो एप्टीट्यूड है वो डेवलप हो जाएगा, हमें एग्जाम की डिमांड है वो हमें समझ में आ जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। So these are the things. Then talks about the strategy for the mains 2026, right? तो हमारे पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, but still those who have covered lot of things or even they are writing mains for the first time, उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले important ये है कि utility. 3 things is required for this examination: knowledge,
Firstly, you require the knowledge. Second is psychology.